हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस लवर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में जो हमारा जो पहला स्लाइड है वो है कि हमारा एलिमेंट्स अराउंड अस वर इन द फॉर्म ऑफ चाउज। पहले हमें देखना पड़ेगा इसकी जो चाउज है इसका मीनिंग क्या है। ये बेसिकली जो चाउज होता है इसका मीनिंग होता है कन्फ्यूजन, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन। इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि जो हमारे पहले जो एलिमेंट्स थे जो उनमें काफ़ी सारी चाउज हैं, उनमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी, वो अच्छे से क्लासीफाई नहीं किए गए थे। इसलिए उनको क्लासीफाई करना ज़रूरी है ताकि उनकी स्टडी ईजी रहे। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें गेस करना ईजी हो, इसलिए उनको क्लासीफाई करना ज़रूरी था। इस वीडियो के जो हमारा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका हम मतलब समझ लेते हैं। कई बार बच्चों को इसका मतलब भी समझ में नहीं आता कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इस नाम का मतलब क्या है। इसमें आप देखिए यहाँ पे जो पीरियोडिक है उसका मीनिंग क्या होता है। उसका मीनिंग होता है रिपीटिंग आफ्टर सम टाइम, यानी कि कोई भी चीज़ या फिर कोई स्टेप बार बार रिपीट हो रहा हो कुछ समय के बाद, उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक। कोई पीरियड और क्लासिफिकेशन बोलेंगे कि मेकिंग सम कैटेगरी, किसी चीज़ को कैटेगराइज करना, उसे हम बोलेंगे उसका क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम देखें जो एलिमेंट्स की ऐसी कैटेगरी बनाना जो बार बार रिपीट हो। इस जो चैप्टर है इसका मीनिंग यही बना कि जो एलिमेंट्स है हमारे एलिमेंट्स यानी एटम से बनने वाले हमारे मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स। तो इसका मतलब हुआ कि जो एलिमेंट्स की एक ऐसी कैटेगरी बना दी हमने, कोई कैटेगरी यानी कि कोई भी क्लास कोई भी ग्रुप बना लिया और जो वो बार बार किसी एक स्टेप के बाद रिपीट हो रही हो। तो यार हमारी जो पहली क्लासिफिकेशन की थी वो की थी डोबरेनियर ने। जो हमारे जो पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको कुछ ऐसे अरेंज करने को सोचा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कि वो पीरियोडिकली बार बार रिपीट हो। तो यानी कि जो हमारा पहला स्टेप था ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ओर। आगे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डोबरेनियर ने, इन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मासेस के असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि पहले सबसे कम का एटॉमिक मास और बाद में सबसे ज़्यादा का। फिर उन्होंने देखा कि जो पहला जो एलिमेंट था उनका पहले और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज मास निकाले हम तो वो इक्वल आता था सेकंड एलिमेंट के मास के। तो ये एक डोबरेनियर ने बेसिकली एक नई डिस्कवरी की थी। इसी को हम बोलते हैं डोबरेनियर ट्राइड। ट्राइड जो होता है वो होता है जैसे कि दो को हम बोलते हैं पेयर, वैसे हम थ्री के जो कोई ग्रुप होता है थ्री के ग्रुप को बोलते हैं हम ट्राइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक टेबल दी गई है, ये डोबरेनियर ट्राइड इसको कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारा जो ये लिथियम है, अगर लिथियम का और हम पोटेशियम का अगर हम एवरेज मास निकालें तो वो इक्वल आएगा सोडियम के। और इसी तरीके से इसके भी क्लोरीन का आयोडीन का ब्रोमीन जो एटॉमिक मास है वो इक्वल आएगा ब्रोमीन के। इसी तरीके से ये जो थ्री टाइड्स हैं सिर्फ यही बना पाए जो हमारे डोबरेनियर्स थे, इसलिए इनकी जो ये टेबल थी ये काफ़ी दिनों तक चली नहीं, ये वहीं पे फेल हो गई। इसलिए जो वे ऐसे सिर्फ थ्री टाइड्स बना पाए। आगे हम देखते हैं न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। यहाँ पे ये जो हमारे दूसरी जो डिस्कवरी है, दूसरी बार ट्राई किया था न्यूलैंड ने एक टेबल बनाने का, एक पीरियोडिक टेबल बनाने का। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं जो न्यूलैंड थे उसका तो मतलब है ये एक नाम है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब हम देख लेते हैं। ऑक्टेव का ओक्ट जैसे आपको पता होगा ऑक्टागन, ऑक्टागन का मतलब होता है यानी कि कोई भी 8 साइड का फिगर। इसका मतलब कि जो ऑक्ट होता है उसका मतलब होता है 8। ऑक्ट का मतलब 8 होता है और ऑक्टेव का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो 8 स्टेप्स के बाद बार बार रिपीट हो पीरियोडिकली। तो जो हमारा जो ऑक्टेव है इसका मतलब यही है कि जो 8 स्टेप्स के बाद कोई चीज़ रिपीट होगी उसे हम बोलते हैं ऑक्टेव्स। जैसे हमारा जो म्यूज़िक होता है उसमें होता है सा रे गा मा पा धा नी सा। जो हमारा जो सा है ये 8 स्टेप पे आएगा। देखिए आप यहाँ पे एस यहाँ पे 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8। आपने देखा जो ये सा है वो 8 स्टेप में रिपीट हो गया, यानी कि सा यहाँ पे पहले फर्स्ट था,
और वैसे ही सा यहाँ पे 8th पे आ गया। कुछ ऐसा ही यहाँ पे देखा गया हमारे लॉज ऑफ ऑक्टेव्स में। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही किया। इन्होंने जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर में एक प्लेस कर दिया, और उन्होंने देखा जो फर्स्ट एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी 8th एलिमेंट के साथ। यहाँ पे आप देखिए जो हाइड्रोजन है, ये हमारा जो हाइड्रोजन है, इसकी जो इसके ए स्टेप के बाद देखते हैं हम, ये 1, ये 2, 3, वेट 4, 5, 6, 7, और यहाँ पे सीधा जो हमारा जो फ्लोरीन है वो आ गया 8th पे। यानी कि हमने देखा जो हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो फ्लोरीन के साथ मैच करती है, और उसी तरीके जो हमारा जो लिथियम है उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है सोडियम के साथ। जो हमारा जो Be यानी कि बेरिलियम है उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है मैग्नीशियम के साथ। यहाँ पे न्यूलैंड ने काफ़ी अच्छी डिस्कवरी की थी, लेकिन इनकी डिस्कवरी भी काफ़ी दिनों तक चल नहीं पाई, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही सीमित रही। कैल्शियम के बाद कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था जो यू नो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो मैच करी 8th एलिमेंट के साथ। इन्होंने एक इनका ये Ce और La है, कोबाल्ट और निकल है, इन्होंने ये जो दो एलिमेंट्स है ये एक ही ब्लॉक में अरेंज कर दिए। ये भी इनकी एक लिमिटेशन है। बाकी अगर आपको इनकी लिमिटेशन लिखनी हो तो ये कैल्शियम वाले लिख दीजिए कि कैल्शियम तक ही सीमित रही इनकी जो डिस्कवरी थी, और ये लिख दीजिए कि जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे वो काफ़ी दूर दूर प्लेस कर दिए गए थे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके साथ मैच नहीं करती। लेकिन जैसे देखिए यहाँ पे कोबाल्ट और जो निकल है यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है आयरन के साथ, जो आयरन यहाँ पे है। लेकिन ये जो आयरन है ये तो काफ़ी दूर अरेंज किया गया है कोबाल्ट और निकल से, इसीलिए ये भी फेल हो गया। फिर हमारा आगे आया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अभी तक जो हमने पढ़ा वो काफ़ी बेसिक थे। ये दो जो हमने टेबल्स पढ़ी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और डोबेरियस ट्राइड, ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक थी, लेकिन हम आ चुके हैं थोड़ा सा एडवांस। यहाँ पे आप देखिए जो टेबल है वो भी हमारी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि अब जो एलिमेंट्स थे वो और भी ज़्यादा डिस्कवर हो गए हैं। पहले थोड़े एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे, अब ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पे जो मेंडलीव था उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने बेसिकली ये किया कि जो हम हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स हैं, कोई कोई एलिमेंट्स हैं उसके हाइड्राइड और उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला ऊपर लिख दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे R है, यानी कि यहाँ पे जो R2O है, यहाँ पे उन्होंने R जो है ये एक वेरिएबल लिख लिया किसी एलिमेंट का R, और R2O यानी कि ये कहना चाहते थे कि जो R2O और RH है इस जो ये ग्रुप है इसके नीचे वही एलिमेंट्स आएंगे जिनका जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसे ही बनेगा H2O, यानी कि R की जगह हम H पुट करें तो H2O बन जाएगा, और R की जगह हम H पुट करें तो H ऐसे बन जाएगा, HH यानी कि H2 हो जाएगा। फिर ये ऐसे हम यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो इन्होंने किया कि जो एलिमेंट्स हैविंग ऑक्साइड फॉर्मूला एज R2O वर इन डिफरेंट ग्रुप्स, एलिमेंट्स हैविंग ऑक्साइड फॉर्मूला एज RO वर इन डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पे आप देखिए जो R2O है, यहाँ पे R2O है, यहाँ पे RO, यहाँ पे R2O3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये एक इन्होंने एक केमिकल प्रॉपर्टी की तरह एक समझा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है उसमें मेंडलीव ने क्या किया, डिमिट्री मेंडलीव ने वहाँ पे उन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले को एक केमिकल प्रॉपर्टी की तरह एक समझा। फिर वहाँ पे उन्होंने जो उनको जो अलग अलग ग्रुप में ऐड कर दिया एलिमेंट्स को, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स एक जगह पे ऐड कर दिए जिनका ऑक्साइड का फॉर्मूला R2O है, ऐसे एलिमेंट्स एक जगह पे ऐड कर दिए जिनके ऑक्साइड का फॉर्मूला RO है। इसी तरीके से उन्होंने ऐसे अरेंज कर दिया। यहाँ पे जो आप ऊपर देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स हैं ये काफ़ी आपको स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स लग रही होगी। आप यहाँ पे जो हमारे बोर्ड में लिखा गया है ये स्टेटमेंट पढ़िए। इन अदर वर्ड्स मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे ही एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया। यहाँ पे जो R2O है उन्होंने ऐसा बोल दिया कि हाइड्राइड के साथ कैसा फॉर्मूला बनाएगा। हमने यहाँ पे देखा कि जो ऑक्साइड है R की, ऑक्सीजन जो होती है उसका जो चार्ज होता है वो होता है 2, इसलिए जो क्रिस क्रॉस मेथड समझा हमने 9th में वो था कि जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी उधर चली जाएगी और R की वैलेंसी इधर आ जाएगी।
यहाँ पे हमने देखा कि जो मेंडलीव है उन्होंने ऑन द अदर हैंड ऑन ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे डिवाइड किया, क्योंकि जो हमारा जो पहला है अगर उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो तभी उसकी वैलेंसी 1 होगी और तभी यहाँ पे ओ के साइड में 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो तभी तो 1 है यहाँ पे। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंडलीव ने ऑन द अदर हैंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे एलिमेंट्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बनाई। यहाँ पे आप देखिए कि जो दूसरा जो ग्रुप है हमारा, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहाँ पे आप देखिए जो ये सभी एलिमेंट्स इनकी वैलेंसी 2 होती है, यानी कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे हुआ, क्योंकि जो 2 है आर ओ, देखिए यहाँ पे 2 की वैलेंसी इधर गई और आर की वैलेंसी अगर 2 इधर आई तो वो कट गए दोनों, तभी जाके वो आर ओ होगा। इसलिए जो ये मेंडलीव है उन्होंने ये कहा कि जो इन अदर वर्ड्स मेंडलीव अरेंज एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अचीवमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उन्होंने क्या क्या, यानी कि उनकी कितनी टेबल की अच्छी बातें बोल सकते हैं बेसिकली। लिमिटेशन यानी कि कैसे जिन्होंने उसको ख़राब कर दिया टेबल को, वैसे हम देखेंगे लिमिटेशन में, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे पहली अचीवमेंट है कि जो एका बोरॉन और एका एल्यूमिनियम वाले, उन्होंने अपनी जो टेबल है उसमें कुछ स्पेस छोड़ दिए और उनको कहा कि एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, यानी कि बोरॉन के नीचे वाला हो गया एका बोरॉन और एल्यूमिनियम के नीचे वाला लिख दिया एका एल्यूमिनियम। एका शब्द कहाँ से लिया उन्होंने, ये एका शब्द लिया संस्कृत से। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने एक वेरिएबल यूज़ कर दिया कि यहाँ पे फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से मैच करेगी, और फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो मैच कर गई बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के साथ। यानी कि स्कैंडियम की जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी वो बोरॉन के साथ मैच हो गई, और गैलियम की एल्यूमिनियम के साथ, और जर्मेनियम के सिलिकॉन के साथ। ये उनकी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी अचीवमेंट कह सकते हैं आप इन्हें। और दूसरी चीज़ है कि नोबल गैसेस जो होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन जैसी, ये काफ़ी ज़्यादा लेट डिस्कवर हुई, हमारी एटमॉस्फेयर में काफ़ी कम होती हैं ये, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लेट डिस्कवर हुई। फिर यहाँ पे हमने देखा कि ये जो इनके लिए एक सेपरेट ग्रुप बना दिया, क्योंकि इनकी वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि इनकी जो लास्ट शेल होती है वो पूरी कम्प्लीटली फिल होती है 8 इलेक्ट्रॉन से, और ये अपना ऑक्टेट स्टेट हासिल कर चुकी होती हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी अचीवमेंट है कि जो पहले वाली जो हमारे ग्रुप्स हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए जो एक नया ग्रुप बना के ईज़िली हमने एक हीलियम, नियोन, आर्गन जैसी गैसेस को डाल दिया, यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। इसको भी हम एक काफ़ी अच्छी अचीवमेंट बोल सकते हैं। या फिर नहीं तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट डिस्कवर होता टेबल में कहीं और उसको जगह ही नहीं मिलती, क्या पता। वो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगला लिमिटेशन हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ जिन्होंने उसको ख़त्म कर दिया बिल्कुल, यानी कि उसको ख़राब बनाने की कोशिश की मेंडलीव की टेबल को। यहाँ पे हाइड्रोजन को कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं दी गई थी। हाइड्रोजन आप देख सकते हैं कि जो उसकी वैलेंसी 1 होती है, और एल्कली मेटल्स आप देखेंगे, एल्कली हमने यहाँ पे देखा था। ये जो हमारे जो फर्स्ट ग्रुप है, इसमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एलिमेंट्स होते हैं एल्कली मेटल्स। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, पहले होते हैं एल्कली मेटल्स, दूसरे होते हैं अर्थ मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स। तो यहाँ पे जो हमारे जो पहले जो हमारा जो ग्रुप है, इसके अंदर सभी की वैलेंसी 1 होती है, यानी कि इसके अंदर जो सभी एलिमेंट्स होते हैं इनकी वैलेंसी 1 होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन आप सबसे ऊपर देख सकते हैं H, इसमें भी इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। तो चाहे तो इसको हम यहाँ पे रख सकते थे, नहीं तो इसको हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। पूछिए कैसे यहाँ पे, क्योंकि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, ये भी हाइड्रोजन की ही तरह एक कोवलेंट बॉन्ड बनाकर दो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना देती है। जैसे कि एच, हाइड्रोजन को हम कभी भी H रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से F2Cl2, यानी कि ये जो हमारा जो हाइड्रोजन का ये जो एलिमेंट है ये यहाँ पे भी हो सकता था। यहाँ पे इसलिए एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई कि इसको यहाँ पे अरेंज करे या फिर यहाँ पे अरेंज करे। ये एक लिमिटेशन थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि आइसोटोप्स कैसी चीज़ होती हैं कि जिनके जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल्यूमिनियम के आइसोटोप आ गया
और यहाँ पे उनके जो एटॉमिक मास है उनका डिफरेंट मास मिला, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एल्यूमिनियम यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा एल्यूमिनियम यहाँ पे आ जाएगा जिसका एटॉमिक मास पहले वाले से डिफरेंट है। लेकिन एक एल्यूमिनियम की जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है वो दूसरे से भी तो मैच करेंगी। इसलिए जो आइसोटोप्स हैं उन्होंने एक चैलेंज की तरफ आए वो मेंडलीव की टेबल के सामने कि जो आइसोटोप्स हैं उनको कोई फिक्स पोजीशन नहीं दी गई थी, क्योंकि जो आइसोटोप्स हैं उनके जो एटॉमिक मास होते हैं वो होता है डिफरेंट, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। लेकिन इसमें कहा था कि मेंडलीव ने कि जिन सब्सटेंस की एटॉमिक मास सेम होगा, यानी कि जिन सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, उन सब्सटेंस के फिर हम एल्यूमिनियम को यहाँ पे अलग अलग जगह पे तो नहीं रख सकते थे, क्योंकि एल्यूमिनियम के जो 2 एटॉमिक मास है, अगर हम यहाँ पे सिलिकॉन की जगह दूसरा एल्यूमिनियम लगा दें तो यहाँ पे तो अलग अलग ग्रुप में हो जाएंगे, ये इस ग्रुप में और ये इस ग्रुप में। लेकिन हमने देखा यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, लेकिन ये तो एक ग्रुप में आना चाहिए, यानी कि एल्यूमिनियम यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। इसलिए जो हमारे जो आइसोटोप्स हैं इन्होंने एक चैलेंज की तरह आए उसके मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के सामने। इसमें अगली चीज़ है कि जो ऐसा प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं था कि 2 एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स ओवर डिस्कवर हो सकते हैं। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे हमारा जो ये देखिए यहाँ पे 14 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनका बीच का वो अगर हम एवरेज वो निकालें, एवरेज डिफरेंस एटॉमिक मास का, तो ये नाइट्रोजन का 14 है और ऑक्सीजन का 15 मान के चले हैं हम, तो इसका जो 14 - 15 हो गया ये होगा 1। लेकिन हम दूसरी साइड देखें, जो यहाँ पे इसके नीचे ये जो फॉस्फोरस है इसका एटॉमिक मास 30 है और ये सल्फ़र का 32 है। तो अगर इसमें से हम माइनस करें तो इसका हो जाएगा 2। यहाँ पे हम देखिए कि जो ये फॉर एग्जांपल RH है यहाँ पे इसका 192 और PD का 195, इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 3। यानी कि कोई भी 2-3 एलिमेंट्स के बीच में हम ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे इनके बीच में कितने और एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो इन सभी के जो ये एटॉमिक नंबर है वो तो उनके बीच में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट डिस्कवर होंगे। अगर 77 और 79 नंबर की एक एटॉमिक नंबर के 2 एलिमेंट्स है तो हम उनके बीच में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनके बीच में सिर्फ एक ही ऐसा कोई एलिमेंट होगा जो डिस्कवर हो सकता है, जिसकी जो केमिकल जिसका जो एटॉमिक मास होगा वो एटॉमिक नंबर वो होगा 78। इसलिए ये जो हमारी जो थर्ड लिमिटेशन है ये भी हमने देखे कि इसने भी एक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को ख़राब कर दिया। आगे हम बढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ओर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़े बहुत वो हैं ट्रेंड्स वगैरह। और आप ये देख लीजिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने हेनरी मोज़ेली ने बनाई थी। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि हमने यहाँ पे पहले देखा कि पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सभी ने एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन इन्होंने कुछ अलग करने की सोची। इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अरेंज कर दिया, यानी कि अब वो 1 एटॉमिक नंबर वाले, 2 एटॉमिक नंबर वाले, इस तरीके से एलिमेंट्स अरेंज करेंगे। और ऐसे ही उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी किया। यहाँ पे उन्होंने जो मेंडलीव की 3 लिमिटेशंस थी, कौन सी थी यहाँ पे देखें कि आइसोटोप्स थे, इन सभी तीनों का इन्होंने यानी कि ख्याल रखा, यानी कि टेक्स केयर ऑफ 3 लिमिटेशन, यानी कि इन्होंने इन तीनों को एक तरह से हटा दिया, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन की अभी भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है, हाइड्रोजन को हम ना माने तो यहाँ तो बेहतर है। तो हम यहाँ पे देखिए जो आइसोटोप्स है इसमें अलग अलग इनके एटॉमिक मास होते हैं, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है ना, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग होते हैं। तो इनको हम एक ही उसमें अरेंज कर सकते हैं, एक ही ग्रुप में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 2 आइसोटोप एल्यूमिनियम देखिए, फिर से एल्यूमिनियम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम के आइसोटोप्स को अरेंज करना चाहिए तो हम इसी एक ही ब्लॉक के अंदर एल्यूमिनियम के आइसोटोप्स को अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि उन सभी आइसोटोप्स होते हैं, उन सभी का एटॉमिक नंबर 13 है, तो इस 13 में ही आ जाएंगे सारे। इसीलिए उन्होंने जो आइसोटोप्स है इसका भी उन्होंने हटा दिया इस
लिमिटेशन को, और दूसरा था कि उनके बीच में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि कितने होंगे और एलिमेंट डिस्कवर होंगे, लेकिन इसमें तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा कि यहाँ पे 5 और 7 के बीच में से एक 6 बचता है एक एलिमेंट, और ये बीच सिर्फ एक एलिमेंट डिस्कवर हो सकता है। वैसे ही जो बोरोन है और यहाँ पे अगर हम नियोन है, इनके बीच में देखें तो इनके बीच में सिर्फ 4 एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं, क्योंकि ये जो 10-5 जो अगर इनमें से देखें कि इनके बीच में कितने होंगे, तो हम 4 ही हो सकते हैं। यानी कि इसमें से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे एटॉमिक नंबर है वो एक परफेक्ट ऑर्डर में इंक्रीज़ होते हैं। वो ऐसे नहीं होते कि 1, 1.2 अगला 1.35, वो ऐसे ही होते हैं 1 2 3 4 5 6 जैसे हमारी नॉर्मल काउंटिंग चलती है। इसलिए उन्होंने तीनों लिमिटेशन का ख्याल रखा। आगे हम देखेंगे जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो अभी भी एक कंट्रोवर्सी है। यहाँ पे जो हमारी जो मॉडर्न पीरियड टेबल थी, इसमें 7 पीरियड्स थे और 18 ग्रुप्स थे। ये हम देखेंगे यहाँ पे जो ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, इस तरीके से ये सारे 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इनको हम पीरियड्स बोलते हैं। यहाँ पे इनके 7 पीरियड हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे इनके ट्रेंड्स के बारे में। ट्रेंड्स यानी कि हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसे इनके अंदर चेंज होगी, इंक्रीज़ कैसे होगी, डिक्रीज़ कैसे होगी। ट्रेंड यानी कि इनके अंदर कोई घटाव बढ़ाव कैसे आएगा, कि अगर हम एक साइड से दूसरी साइड में जाए तो वहाँ पे कैसे प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी, कैसा मेटालिक कैरेक्टर चेंज होगा, वो हम देखेंगे अगली इसमें स्लाइड में। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा जो पहला ट्रेंड है वो है वैलेंसी का। वैलेंसी हम देखेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी कितनी होगी। उसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी उसके अंदर 1 है, तो उसकी वैलेंसी भी 1 होगी, क्योंकि उसके बाहर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसे लूज़ कर सकता है, गेन कर सकता है, फिर कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखें कि जो बेरिलियम है B, इसकी वैलेंसी 2 होगी, और जो स्कैंडियम है इसकी वैलेंसी 3 होगी। ऐसे तरीके से सभी की वैलेंसी अलग अलग होगी। यानी कि ये जो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाए, ग्रुप से लेफ़्ट से लेके राइट तक, तो वहाँ पे उनकी जो वैलेंसी है वो पहले इंक्रीज़ होगी, बाद में डिक्रीज़ होगी। कैसे? क्योंकि आप देखेंगे जो सोडियम है इसकी वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की 2 है, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4। यहाँ पे इस तरीके से हम 4 भी बीच में आ चुके हैं, और लास्ट में अगर हम देखें तो सल्फ़र की 2 है यहाँ पे, क्लोरीन की 1। यानी कि एक बार यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है और लास्ट में डिक्रीज़ हो रही है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि यहाँ पे जो हमारी वैलेंसी है वो पहले इंक्रीज़ हो रही है और बाद में डिक्रीज़ हो रही है, और लास्ट में 0 तक आ जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे नोबल गैसेस है ना, इसलिए। फिर यहाँ पे हम देखेंगे एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ कैसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यहाँ पे शेल हम देखेंगे कि जो जितने भी हम पीरियड का नंबर है, यानी कि कोई अगर पीरियड नंबर दे रखा है तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं उसमें कितनी शेल है। अगर कोई एलिमेंट पीरियड नंबर 7 में है तो उसके एलिमेंट के एटम के अंदर 7 शेल्स होंगी। अगर कोई एलिमेंट के एटम 5 ग्रुप में आता है, तो 5 पीरियड सॉरी, तो उसके जो शेल होंगी वो 5 होंगी। इसी तरीके से हम देखेंगे जो जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं वैसे ही हमारी जो नंबर ऑफ़ शेल्स है वो बढ़ती जा रही है। और अगर एक एटम में नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ेगी तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे हमारा एक ही एटम है जिसके अंदर एक ही शेल है, और एक दूसरा एटम है जिसके अंदर बहुत सारी शेल हैं, तो बड़ा कौन सा होगा? जिसके अंदर बहुत सारी शेल होंगी वही बड़ा होगा। इसलिए जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेल्स होंगी उतना बड़ा है उसका एटॉमिक साइज़ होगा। अगर हम यहाँ पे देखें लेफ़्ट टू राइट, अगर हम एक पीरियड के क्रॉस जाएं तो यहाँ पे हम देखेंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लास्ट जो शेल है, हमारा आखिरी शेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा पीरियड है वो जो ग्रुप है वो कौन सा। अगर ग्रुप 1 है तो उसके यानी कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, 2 है तो 2 होंगे, 13 है तो 3 होंगे। इस तरीके से हम उसके पता लगा सकते हैं। फिर हम आगे देखें कि लेफ़्ट टू राइट जाने में
उसकी यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे अगर हम लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस अ ग्रुप जाएँ तो। और अगर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स अगर उनके बढ़ने से क्या होगा, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ गए हैं अब, तो वो प्रोटॉन्स की तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो इसी तरीके से जो हमारा जो शेल है वो श्रिंक हो जाएगा और जो एटम है उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो हमारा जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि इसको इस तरफ जाएंगे तो वो जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर हम ऊपर से यानी कि डाउन द पीरियड ग्रुप जाएंगे तो वो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि वहाँ पे शेल्स, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगली जो ट्रेंड है वो देखेंगे, मेटालिक करैक्टर और नॉन मेटालिक करैक्टर। हम देखें जो मेटल्स होते हैं वो जनरली लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो नॉन मेटल है वो जनरली गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कोई भी अगर ऐसा एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को अगर वो लूज़ कर रहा है तो वो आप समझ लीजिए कि वो एटम है, वो एक मेटल है। और अगर कोई एलिमेंट गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को तो आप समझ जाइए कि वो एक नॉन मेटल है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे जो कौन से जो 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 एलिमेंट्स ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं वो उनके अंदर जो मेटालिक कैरेक्टर है ना कि कितने ज़्यादा मेटल वो दिखते हैं वो ज़्यादा हो गया उसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर, अगर जितना ज़्यादा वो लूज़ करने की टेंडेंसी होगी उसकी। फिर हम यहाँ पे देखेंगे जो एक हम पहले लिखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये एक एटम है, यहाँ पे जो ये लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे बीच में यहाँ पे प्रोटॉन्स है कि ये काफ़ी डिस्टेंस में है यहाँ पे प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से, तो ये काफ़ी दूर है इनसे। जो इलेक्ट्रॉन्स का जो इनको जो अट्रैक्शन की जो पावर थी वो काफ़ी यहाँ पे कम होती जा रही है जितना दूर जाते जा रहे हैं। तो यानी कि अब हम ये देख सकते हैं कि जो एटम है वो इजीली पुल किया जा सकता है बाहर, कि इजीली लूज़ किया जा सकता है। ये जो एटम है इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये इजीली लूज़ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा एक मेटालिक कैरेक्टर, इसमें यानी कि मेटालिक कैरेक्टर में इंक्रीज़ आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को वो हो जाते हैं मेटल्स। देखा कि जितने ज़्यादा हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो उतने ज़्यादा उसके जो आखिरी जो शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाएंगे, और हमने देखा कि जितने ज़्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे उतने ज़्यादा उसे मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना। इसलिए जो हमारे जो अगर हम लेफ़्ट टू राइट तो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे आप देखें कि ये जो यहाँ पे इस कॉर्नर में यहाँ पे एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये सिर्फ गेन करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 6 7 इस तरीके से होते हैं यहाँ पे इस ट्रायंगल में। तो यहाँ पे 6 लूज़ थोड़ी ना करेंगे, ये 6 इनके पास इतनी एनर्जी नहीं आएगी कि वो 6 लूज़ करें, वो 2 गेन कर सकते हैं। और हमने देखा कि यहाँ पे जो 2 गेन करते हैं वो हो जाते हैं नॉन मेटल। फिर यहाँ पे यानी कि ये जो लूज़ करने की टेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है अगर हम लेफ़्ट टू राइट आएँ। तो ये मेटालिक कैरेक्टर है वो भी इनका डिक्रीज़ हो जाता है अक्रॉस लेफ़्ट टू राइट। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे जो नॉन मेटल है वो जनरली गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे जनरली क्या होगा कि यहाँ पे उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 2, और वो ऐसा तो नहीं करेंगे कि वो 7 या 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें, वो 1 इलेक्ट्रॉन उसको लूज़ कर सकते हैं तभी तो ऑक्टेट स्टेट में आएंगे। इसलिए जो वो हमारे जो पहले पहले जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स होते हैं, और जो उसका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इस तरफ अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं तो वो इंक्रीज़ होता है, और अगर हम नीचे से ऊपर आएँ तो वो इंक्रीज़ होता है। कि लिथियम में सिर्फ 2 ही शेल है, इस तरीके से उसके अंदर सिर्फ 2 ही शेल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। ये तो काफ़ी पास हो गए 2 ही शेल में, ये तो इसको लूज़ होने नहीं देगा क्योंकि प्रोटॉन्स काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा देंगे। इसलिए जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और हमें कमेंट्स में लिख के बता दे रहिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और हम अगले किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
That's alright.